हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सेट नंबर 2 को लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं किरचॉफ का नियम। और दूसरा इसमें हम कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो दूसरा हम इसमें ये दोनों क्वेश्चन कराने वाले हैं जो ये आपको इसमें दिख रहे हैं, 6th क्वेश्चन का पूरा, जिसमें है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंगदिशकारी के रूप में। और दूसरा एक ये क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है R बराबर 14.4 गुना जेड बटे वी एंगस्ट्रॉम के। और ये अथवा करके दिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें से कोई एक ही करना था, पर आपको ये दोनों क्वेश्चन ही तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ नहीं पता कि आपके सेट में इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 7 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 6 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है जिससे आपको वीडियोस और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। तो इसका प्रथम नियम क्या था? तो इसके प्रथम नियम को संधि का नियम या फिर धारा का नियम कहते हैं। तो बच्चों, संधि का मतलब होता है कि जोड़ना। अब जैसे आपको जो इसमें ये बिंदु O दिख रहा है, इसे ही कहेंगे संधि। अब जैसे कोई I1 धारा आकर इस बिंदु O पर रुक जाती है, ऐसे ही I2 धारा आकर इस बिंदु O पर रुक जाती है। और इस बिंदु O से ही I3 धारा वापस चली जाती है, ऐसे ही इससे I4 धारा भी वापस चली जाती है और I5 धारा भी वापस लौट जाती है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, जैसे ये कोई क्या है, तो ये कोई विद्युत परिपथ है, इसमें किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कि इन सभी जो धाराएं हैं इनका अगर क्या किया जाए, इनका जो बीजगणितीय योग होता है तो वो 0 होता है। एक बार और समझिए कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो जिसे लिखते हैं सिग्मा I बराबर 0। क्या होता है? तो ये होता है सिग्मा I बराबर 0। और ये क्या है? तो ये जो सिग्मा है इसे ही कहते हैं बीजगणितीय योग। अब इसके बारे में आप और क्या लिखोगे? अब इसके बारे में आप आगे लिखोगे कि यहाँ संधि का अर्थ जोड़ है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धारा I1 व I2 कैसी होंगी? तो इन पर होगा धनात्मक चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह। जैसे ये I1 और I2 संधि की ओर आ रही हैं तो इन पर होगा प्लस का चिन्ह। तथा संधि से दूर जाने वाली धारा तो कौन जा रही है? I3, I4 और I5 को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। अब जैसे ये समझ लो कि ये एक संधि है, तो जो भी इसके पास आएगी तो उस पर तो होगा प्लस का चिन्ह, और जो भी इससे दूर जाएगी उस पर होगा माइनस का चिन्ह। अब आप कैसे करोगे इसमें आगे? तो इसमें कौन कौन सी आ रही हैं? I1 आ रही है और I2 आ रही है, तो इन पर हो गया कैसा चिन्ह इनके आगे? तो इन पर तो I1 और I2 पर तो होगा बच्चों प्लस का साइन, और जबकि I3, I4 और I5 के आगे होगा कैसा साइन? तो इनके आगे होगा बच्चों माइनस का साइन। और ये बराबर होंगी किसके? तो ये बराबर होंगी 0 के। अब I1 और I2 तो ऐसे ही रहेंगे यहाँ अपनी जगह, और I3, I4, I5 उधर जाकर कैसे हो जाएंगे? प्लस के। तो हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। अब MCQ में पूछा जाता है कि मतलब कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है तो वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इनका प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो इनका जो सिद्धांत है, मतलब इनका जो प्रथम नियम है तो वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसमें जो इनका दूसरा नियम है तो वो क्या कहता है, उसे अच्छे से समझते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को बंद पाश का नियम या फिर वोल्टा का नियम भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1 और 2 क्या होते हैं, तो इसमें होते हैं बंद पाश, यानी एक डिब्बा पूरा बंद होते हैं ये दोनों। जैसे कि ये वाला डिब्बा बंद है तो 1 हो गया, और ये दूसरा डिब्बा भी क्या हो गया, तो ये हो गया बंद। तो इसीलिए इसे बंद पाश का नियम भी कहते हैं, और दूसरा इसे वोल्टा का नियम भी कहते हैं। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल E1 है, इस पर एक पर होता है प्लस, एक पर होता है इसमें माइनस, और इसमें साथ में क्या लगा है, R1 प्रतिरोध लगा है। अब जैसे I1 धारा यहाँ से जा रही है तो वो इधर तो आएगी जरूर I1 धारा। अब जो I2 ये धारा है ये भी यहाँ से आ रही है, तो ये ऐसे आती आती इधर तक अब आ जाएगी। अब I1 तो आ ही रही थी, साथ में I2 भी आई, और ये दोनों एक साथ आती आती ऐसे जाएंगी। तो जो I3 धारा होगी उसे हम कह सकते हैं कि वो I1 और I2 की धारा के बराबर होगी, मतलब इनके योग के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों साथ में आ रही हैं। तो ये हमारी I3 धारा, तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो I3 बराबर I1 प्लस I2 के, तो जो I3 धारा होगी तो वो इन दोनों धाराओं के योग के बराबर होगी। तो यही है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब इसके बारे में आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश, यानी हर एक बंद पाश 1 और 2 के विभिन्न खंडों, ये हो गए इसके खंडों में बहने वाली धारा जो इनमें आ रही है I1 और I2 और I3, तथा उसके संगत प्रतिरोध, और जो मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बल यानी E1 और E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया कि इन दोनों का बीजगणितीय योग इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार और समझिए कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई के। क्या होगा इसमें, तो इसमें होता है कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई के, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करोगे, अब इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कि बंद पाश 1 के लिए, बंद पाश 1 के लिए, तो ये है पूरा एक बंद पाश। इसके लिए I1 और R1, क्योंकि इसमें I और R का क्या होगा, गुना होगा, तो I1 गुना R1 माइनस I2 गुना R2, I2 गुना R2 बराबर E1 माइनस E2 होगा। अगर सिर्फ इस ही एक के लिए हम करें बंद पाश के लिए, तो इसमें I1 धारा भी आ रही है, इसमें I2 धारा भी आ रही है। अब जैसे ये समझ लो कि ये एक हो गया डिब्बा बंद पाश, इसमें I1 धारा यहाँ से आ रही है, I2 धारा यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे ये जा रही है तो ये तो ऐसे जाएगी, और ये जाएगी तो ऐसे जाएगी, मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि ये दोनों धाराएं एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर ये एक साथ ऐसे ही जाती तो होता इन पर प्लस, लेकिन ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो ये उल्टी आ रही है ना, तो इन पर होगा फिर माइनस, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस। ऐसे ही E1 और E2 के बीच में भी आएगा माइनस। तो बच्चों I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। तो ये तो हो गया है हमारा बंद पाश 1 के लिए। अब हम इसमें लेंगे बंद पाश 2 के लिए, बंद पाश 2 के लिए। तो इसमें देखते हैं हम, अब ये है 2, तो ये जो डिब्बा दिख रहा है तो ये दूसरा डिब्बा है, इसमें I2 धारा इधर आ रही है और I3 धारा जिसमें इन दोनों का योग है, तो वो ऐसे जा रही है। तो ये तो सही है, ये ऐसे आके और ऐसे जा रही है, तो ये तो एक दूसरे की तरफ नहीं आ रही ना, ये तो ऐसे ही जा रही हैं, तो इसमें होगा फिर प्लस। आया समझ में क्यों हो रहा है। और आपको देखो ये जो दूसरा डिब्बा है इसमें केवल क्या आ रहा है, E2 आ रहा है, इसमें E1 नहीं आ रहा, और जबकि इस वाले डिब्बे में E1 और E2 दोनों थे, इसीलिए इधर E1 माइनस E2 किया गया था। तो अब हम लेंगे इसके दूसरे के लिए, तो आ जाएगा I2 गुना R2 प्लस I3 गुना R3
बराबर E2 के लिए, मतलब क्योंकि इसमें E क्या है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, I2 R2 प्लस I3 आपको पता है किसके बराबर है, तो ये I1 प्लस I2 के बराबर है R3 और बराबर E2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसके दूसरे के लिए। और MCQ में ये भी पूछा जाता है कि मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको याद रखना है कि किरचॉफ का प्रथम नियम तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। मतलब इधर अलग से कर लो कि एक तो है किस पर था, आवेश संरक्षण पर, और जो दूसरा है तो यह है ऊर्जा संरक्षण पर। आगे पूछा गया था खंड यह, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिशकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था, और आपसे बच्चों मतलब सेट नंबर 1 में आया था पूर्ण तरंग दिशकारी, और ये और है सेट नंबर 2 में पूछ लिया गया अर्ध तरंग दिशकारी। तो इसका मतलब ये दोनों ही 2025 में आ चुके हैं, तो आपको दोनों ही अच्छे से तैयार करने हैं, और ये पूरे 5 नंबर देते हैं आपको। ठीक है, तो अर्ध तरंग दिशकारी में ये तो होगी प्राथमिक कुंडली, और ये होगी इसकी द्वितीय कुंडली। तो इसमें लगा होता है यहाँ पीएन संधि डायोड, और यहाँ होती है ये निर्गत वोल्टेज RL। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसका सिर्फ ये खेल है कि मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि इसका नाम अर्ध चक्र क्यों है, मतलब इसका आधा चक्कर। तो आधे चक्कर में तो A होगा प्लस और B हो जाएगा माइनस, और जैसे ही A प्लस होगा तो इसमें धारा इधर से जाकर C से L की ओर जाएगी, मतलब C से D की ओर जाएगी। हो गया आधा चक्कर में। और इसके आधे चक्कर में क्या होगा, इसके आधे चक्कर में होगा कि A पर तो हो जाएगा माइनस और इसके B पर हो जाएगा प्लस, जिससे धारा ही नहीं बहेगी, मतलब इसकी धारा शून्य हो जाएगी। तो बस इसे ही आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। एक तो लिखनी है आपको इसमें इसकी संरचना, और दूसरी लिखनी है आपको इसमें इसकी कार्यविधि। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मतलब जो ये प्राथमिक कुंडली है इसे एक AC से जोड़ दिया जाता है, जो कि होती है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। अब इसके बारे में लिखेंगे हम कि अर्ध तरंग दिशकारी वह उपकरण है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे हिस्से का दिशकरण करता है। अब लिखेंगे हम इसकी संरचना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि जो ये इसकी प्राथमिक कुंडली है तो ये किसकी है, तो ये है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P। इसको एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी AC से जोड़ दिया जाता है। तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब कि देखो ये तो है पीएन संधि डायोड और ये आ गया RL, तो ऐसे मतलब या ऐसे भी समझ सकते हो इसे। ठीक है, तो ये ऐसे जोड़ दिया जाता है, और जो निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है इसमें। तो इसमें लिखोगे कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। अब इसकी कार्यविधि के बारे में लिखेंगे। तो इसकी कार्यविधि क्या है, अभी जो आपको इसमें समझाई थी, तो इसकी कार्यविधि क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक हो जाता है। मतलब कि जो ये इसमें द्वितीय कुंडली है S, इसका A सिरा कर देते हैं प्लस और इसका B सिरा कर देते हैं माइनस। तो ये आधे इसमें होता है चक्कर में। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक हो जाता है।
तो संधि डायोड अग्रदिशिक की स्थिति में हो जाता है। अगर ए पर प्लस होता है तो जो संधि डायोड है यानी जो पीएन संधि डायोड है तो ये अग्रदिशिक की स्थिति में हो जाता है। अग्रदिशिक का मतलब कि अग्र का मतलब आगे और इस दिशिक का मतलब कि दिशा, आगे की दिशा में हो जाता है, जिससे लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। ये तो हो गया इसका आधा चक्कर। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा अगले अर्धचक्र यानी ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाता है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो इसका ए सिरा हो जाए, अब क्या करेंगे कि इसके ए सिरे पर कर देंगे माइनस और इसके बी सिरे पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर अब तो बी सिरा धनात्मक हो जाता है तो संधि डायोड पश्च दिशिक की स्थिति में हो जाता है। मतलब अगर ए पर आ रहा था प्लस तो जो पीएन संधि डायोड है ये हो रहा था अग्र, अग्र का मतलब आगे की ओर। अगर ए पर हो रहा है माइनस तो जो ये पीएन संधि डायोड है तो ये हो जाता है पश्च, पश्च का मतलब पीछे की ओर, जिससे लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब जो इसकी धारा होती है कैसी हो जाएगी, तो वो हो जाती है शून्य। अब एक लाइन और लिख दो इसके बारे में, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा कि अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिशकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r हो तो सिद्ध कीजिए कि r बराबर 14.4 इंटू जेड बटे वी एंगस्ट्रॉम के। तो ये पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, इसमें आपको r बराबर 14.4 गुना जेड बटे वी एंगस्ट्रॉम को प्रूफ करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, क्योंकि एक अल्फा कण ही है जो किसके पास जा रहा है, अल्फा कण जा रहा है एक इसके पास नाभिक के पास जिसका परमाणु क्रमांक है Z। ठीक है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। अल्फा कण पर जो आवेश होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगना होता है। तो आवेश को किससे दिखाते हैं, Q से, तो इसे ले लेंगे इसमें Q1। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा Q1, तो वो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के। अब हमें करना है कि इसके नाभिक पर आवेश कितना होगा, तो जो ये नाभिक है इस पर आवेश कितना होता है Q2, ये है ना नाभिक, तो इस पर आवेश कितना होगा। तो जब अल्फा कण Z परमाणु क्रमांक वाले नाभिक से टकराता है तो इस नाभिक पर आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा और इसका परमाणु क्रमांक कितना है Z, तो इसके नाभिक पर आवेश होगा Ze। आ गया इतना समझ में। अब जब बच्चों अल्फा कण नाभिक के निकट r दूरी पर पहुंच जाता है, मतलब कि जब ये अल्फा कण r दूरी चलते चलते इस नाभिक के इतने पास पहुंच जाता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है तो वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। आपको याद रखना है कि जब ये अल्फा कण r दूरी चल के इस नाभिक के इतने पास आ जाता है तो जो इस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होगी तो वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 और बटे R के। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटे R के। अब अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, अल्फा कण की इधर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होगी K बराबर QV के, और इसमें Q कौन सा लेंगे, जो अल्फा कण पर आवेश है उसे, तो Q1 इंटू V लेंगे। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होगी K बराबर QV के। ठीक है, और अब क्या होगा, आपको पता है K बराबर किसके है, U के है, क्योंकि अभी समझाया था कि इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी देर की है, Q1 इंटू V आ गया, है ना। ये तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो इसमें K बराबर क्या है, तो K बराबर है Q1 इंटू V के बराबर, इसमें U का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2
बटे आर के। अब आप खुद देखो कि इसमें आपको क्या करना है प्रूफ। तो इसमें आपको आर के बराबर करना है प्रूफ। अब आप एक काम करो कि इस आर को इधर ले आओ और इस Q1V को इधर ले आओ। तो हो जाएगा आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 और बटे Q1 इंटू वी के। Q1 से Q1 कैंसिल हो गया और आपको पता है चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। तो इसकी जगह इसका मान रख देंगे। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो इसे लिख लो कि हमें इसमें प्रूफ करना है r बराबर 14.4 की, ताकि हम इसके पदों में ही इसे प्रूफ कर पाएं। ठीक है, तो ये आप इधर साइड में लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप यहाँ लिखोगे 9 गुना 10 की घात 9 इंटू Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान है ZE और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा V। तो हमें Z और V के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो अब इसमें क्या बचा E। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम के। तो इसकी जगह इसको रख दो, अब इसका आंसर आ जाएगा R बराबर 9 गुना 10 की घात 9 गुना Z गुना 1.6 गुना 10 की घात -19 बटे V। तो अगर 16 की 9 में गुना करेंगे तो आएगा 144, पर एक स्थान पहले है दशमलव तो आ गया। अब यहाँ है 10 की घात -19 और प्लस के 9। तो जब 19 में से 9 जाएगा तो आएगा 10 की घात -10। तो आ जाएगा 10 की घात -10 गुना Z बटे किसके, V के। और आपको पता है चूंकि 10 की घात -10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, तो R बराबर 14.4 और इसकी जगह 1 रख दोगे तो आ जाएगा Z बटे V। तो हमें इसमें यही तो प्रूफ करना था, किसके बराबर, एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।